नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। खबर पौड़ी से है, जहां गांव बसाओ इष्ट देवता मनाओ के अंतर्गत डांडा नागाराज स्थित पीठ द्वारा क्षेत्र में लोगों को रिजर्व पलायन को लेकर पहल की जा रही है, और जिसमें डांडा नागाराज स्थित पीठ में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के आयोजन के साथ साथ लोगों को अपने पैतृक घरों में वापस आने की भी प्रेरणा दी जा रही है। बता दें कि इसके लिए डांडा नागाराज धर्म क्षेत्र विकास समिति द्वारा वह पहल की जा रही है, और आपको बता दें कि समिति के द्वारा यह की जा रही है। और साथ ही बता दें आपको कि पठन पाठन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। हमारे डांडा नागाराज धर्म क्षेत्र एवं विकास समिति है, उसके अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र देशवाल जी। मंदिर समिति है, उसमें मैं उपाध्यक्ष हूँ और हमारे श्री वीरेंद्र भट्ट जी। तो जो आज का मुख्य बिंदु है पत्रकार वार्ता का, वो ये है कि हमारे डांडा नागाराज धर्म क्षेत्र के सम्मानित अध्यक्ष हैं जो सुभाष चंद्र देशवाल जी, इनके द्वारा डांडा नागाराज मंदिर प्रांगण में 4 जून से और 10 जून तक एक विशाल भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा की पीठाधीश्वर होंगे, जो कथावाचक होंगे वो जगत गुरु शंकराचार्य के परम शिष्य श्री रसिक महाराज जी होंगे, जो 4 जून से और 10 जून तक वहाँ पर भागवत कथा अपनी मुखारबिंद से। कि डांडा नागाराज इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा सिद्ध पीठ है और इसकी गरिमा पहले भी आपके चैनलों के माध्यम से, आपके पत्रों के माध्यम से, आपके अखबारों के माध्यम से बहुत पूरे भारतवर्ष में फैली है। और जब हमने 2004 में पहला कथा यहाँ करवाई थी, तो आप लोगों की पत्रकारिता के आधार पर और आप लोगों की कृपा से आज तक आस्था चैनल और संस्कार चैनल उन्होंने इस चीज़ को प्रसारित करके डांडा नागाराज की कृपा जन जन तक पहुंचाई। इस कृपा के साथ हम आपके साथ। खबर रुड़की से है, जहां मुस्लिम समाज ने खानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और रानी देवयानी का फूल मालाओं के साथ लंढौरा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। और बता दें कि 16 मुस्लिम लड़कियों को आलिम की डिग्री सम्मानित किया गया। और इतना ही नहीं, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और रानी देवयानी ने आरबी मदरसे की बेटियों की जमकर सराहना करते हुए कहा कि आज बेटियों किसी से कम नहीं है और समाज में बेटियां को अधिकार मिले हैं। और साथ ही चैंपियन ने यह भी कहा कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अधिक ध्यान दे रही है, और खेल को लेकर सिविल आपको बता दें कि इसमें ज्यादा ही जागरूकता है। बहुत खुशी की बात है जनाब। देखिए, मैं तो शुरू से कहता आया कि बेटों के साथ साथ बेटी की तालीम बहुत जरूरी है। जहां दुनियावी तालीम की अपनी अहमियत है, वहां दीनी तालीम का भी कोई कम अहम नहीं है। आज की दुनिया में जब लोग अपने रास्ते से भटक रहे हैं, अपने धर्म के संस्कारों को भूल रहे हैं, तो हमें ताकत तो वही प्रदान करेगा ना। अभी हमारे मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए हैं मंगलौर से। मेरी कुछ जिज्ञासा थी, जैसे इस्लाम धर्म के बारे में मैंने पूछा, मैंने कहा कुरान, हदीस और इजमा, तो मुफ्ती साहब ने उसका फलसफा बयान किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। दूसरी सबसे बड़ी खुशी ये है कि आज पहली मर्तबा मेरी चैंपियन साहब से मुलाकात हो रही है और इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। देखिए, जहाँ तक तालीम का ताल्लुक है, तो हमारा जो कुरान करीम है, जिसको हम आसमानी किताब मानते हैं, उसमें सबसे पहली जो आयत मुबारक नादिल हुई वो तालीम के सिलसिले में नादिल हुई। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मजहब इस्लाम में एजुकेशन की किस कदर अहमियत है। सबसे पहले जो कुरान करीम में आयत नादिल हुई है वो तालीम और ताल्लुम के ताल्लुक से नादिल हुई। और जहाँ तक आपने तज़किरा किया है मर्द और औरत की तालीम में फ़र्क का, तो मजहब इस्लाम में सिर्फ यह है कि तालीम हासिल करो। निस्वार्थ सेवा करने वाला मोनू जलवीर का परिवार तंगहाली में बसर जिंदगी करता है। आपको बता दें कि रुड़की गगनहर से सैकड़ों शव निकाल चुका है और अब तक मोनू जलवीर और यह कार्य भी मोनू दलवीर निस्वार्थ करता है, और जिसका उसे कोई रुपया भी पैसा नहीं मिलता है। आपको बता दें साथ ही कि परिवार के साथ रहता है। और मोनू जलवीर ने बताया है कि परिवार में उसके माता पिता, एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। मोनू ने यह भी बताया है कि पिता टीबी के मरीज हैं, और वहीं आपको बता दें कि उसने ये भी बताया कि
रेडी पर भुट्टे बनाकर बेचता है और जिससे उनको 100 से 150 रुपए की आमदनी होती है। किस्मत की बात यह है कि साथ ही आपको बता दें कि औरों की तरह मदद करने वाला मोनू जलवीर की किसी के द्वारा मदद तक नहीं हुई है और इस पर से वही बदकिस्मती देखिए कि कई बार आए दिन आंधी तूफान में मोनू का आशियाना भी उजड़ जाता है। अब मेरी चाय की दुकान थी वो आनी है टूट गई है, पता खत्म हो गई बिल्कुल दुकान। जो काउंटर वाउंटर फ्रिज व्रिज सब टूट गए मेरा। घर उजड़ा है आंधी में, अभी भी टूटा पड़ा है। कल बारिश आ गई, पूरी दुकान छुई पड़ी, सारा पन्ना फटा पड़ा है, पन्ना भी नहीं गिरा है नवा। मैंने मुझसे दुकान लगा दी गई है, पर उससे कमाई का खर्चा निकल जाए। 150 रुपये है वो घर तक खर्चा निकल जाता है रोज का। जिस तरह से लोग ये बिना स्वार्थ के तुम ये कार्य कर रहे हो, किसी तरह से किसी से कोई पैसा वगैरह मिलता है? पैसा कुछ नहीं मिलता है, सेवा कर रहा हूँ बस, वही चल रही है सेवा अपनी। पर्यटन नगरी मसूरी में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं माल रोड के साथ ही अन्य जगहों पर भी जलभराव होने से आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश से जहां सड़कों पर जगह जगह मलबा या कहा जाए कि वही विश्व प्रसिद्ध पिटी पॉल का आपको बता दें कि दुकानदारों और पर्यटकों को भी साथ ही आपको बता दें कि भारी बारिश से शहर की स्थिति बदहाल हो गई है। वहीं ऐतिहासिक माल रोड के सौंदर्यीकरण के कार्य के तहत पूरी माल रोड पर जगह जगह जलभराव होने के कारण पैदल चलना मुश्किल हो गया है। छात्र छात्राओं को हो रही सभी परेशानी अभी भी मौसम मिजाज बदलता दिख रहा है और तापमान में भी भारी गिरावट आ गई है। अल्मोड़ा विकास भवन में जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान के तहत संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार इलेक्ट्रॉनिकी और सुरक्षा प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार राजेश सिंह ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास भवन सभागार में समीक्षा बैठक ली और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से जनपद में चलाई जा रही अमृत सरोवर जल जीवन मिशन और प्राकृतिक जल संसाधनों की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने जल शक्ति केंद्र को विकसित करने और पानी की उपलब्धता की जियो टैगिंग बनाने के लिए भी अभियान चलाया। जल संरक्षण के लिए अपर रीचेज में काफी अच्छा काम किया हुआ है, आइडेंटिफाई किया हुआ है। साइंटिफिकली लोगों ने 5 नदियों का अलग अलग जोन आइडेंटिफाई किया है कि जिसपे इनको काम करने की जरूरत है और जल शक्ति केंद्र को और मजबूत बनाने की जरूरत है। जो आज की बैठक है, इसके बाद ये फिर हम लोग 4 महीने बाद फिर इसका एक रिव्यू लेंगे। जो आज का चर्चा हुआ, इसके बाद 4 महीने के बाद जब मानसून खत्म हो जाएगा तब हमारा जल संचय कैसा चल रहा है और क्या पूरा अल्मोड़ा में जो वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट है इसमें कितने वो कंजर्वेशन प्लान कितना मजबूत है और सरकार की तरफ से इसमें क्या लागत आएगी, जिसके बाद कि लोगों को जल से कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि हर घर अब नल दिया जा रहा है और 55 लीटर पर कैपिटा का टारगेट है और जैसा लोगों ने बताया कि इन्होंने करीब करीब 70% घरों में नल पहुंचा दिया जहां भी वो कमी थी। तो अब क्या है कि जल संरक्षण जरूरी है ताकि ये नल में पानी हमेशा आता रहे। तो ये जल संरक्षण के लिए जो कंजर्वेशन प्लान है, आज उसी बैठक पे चर्चा हुई है काफी अच्छे माहौल में और इनकी तैयारी काफी अच्छी है। पूरे प्रशासन की तैयारी काफी अच्छी है। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मानसखंड मंदिर माला मिशन के संबंध में बैठक की और इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को आदेश दिए कि मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत प्रथम चरण में चिन्हित 16 मंदिरों की भव्यता के लिए किए जा रहे हैं कार्यों में तेजी लाई जाए और सीएम ने यह भी कहा कि इन मंदिरों के आसपास श्रद्धालुओं के लिए ठहरने के लिए भी होटल, होम स्टे आदि के बेहतर व्यवस्था करनी होगी। साथ ही आपको बता दें कि
20 से 25 सालों में इन धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं की संभावित संख्या को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के आवास पर बैठक हुई और बैठक के दौरान मानसखंड मंदिर माला मिशन पर चर्चा हुई और वहीं चर्चा के दौरान ही मंदिर कार्यों में तेजी लाने के दिशा निर्देश पुष्कर सिंह धामी ने दिए। उत्तराखंड में वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई जारी रहेगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये कार्रवाई जारी रहेगी क्योंकि पिछले वर्षों में जिस प्रकार से राज्य के भीतर जियोग्राफिकल और डेमोग्राफिक परिवर्तन आया है जिससे बदलाव जरूरी है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि लोग पुराने, साथ ही आपको बता दें मंदिरों की एक उप समिति बनाई गई है और जिसको अपनी रिपोर्ट भी मांगे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। पिछले जो सालों में लगातार ये वन भूमि है, सरकारी ज़मीनें हैं, जिन पर भी जो कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को जो विधिक रूप से जो कब्जों की श्रेणी में आता है, जिसके कारण से यहाँ का डेमोग्राफिक चेंज भी हुआ है और भी तमाम तरह की दिक्कतें, अपराध, कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार उसको बिगड़ने की स्थिति आती है। उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसको बिल्कुल सही तरीके से, और जो पुराने लोग जो लंबे समय से बसे हुए हैं और वन भूमि पर जो गोठ और खत्तों पर लोग हैं, पुरानी बसावटें हैं। प्रदेश में राजस्व विभाग में पदों की कमी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब अल्मोड़ा में भी राजस्व भूलेख प्रशिक्षण संस्थान में प्रदेश के 13 जनपदों प्रतिभाग कर रहे हैं और 32 राजस्व निरीक्षक गहन प्रशिक्षण के बाद अब विभिन्न जनपदों सेवा करेंगे। आज प्रशिक्षण संस्थान में जिलाधिकारी विनीत तोमर ने इस समारोह में शिरकत की और जिलाधिकारी ने प्रशिक्षित राजस्व निरीक्षक का प्रमाण पत्र वितरित किए। देखिए, आज जो सैद्धांतिक कार्यक्रम होता है, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है हमारे पटवारियों का, इसमें 32 पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया था। ये 9 महीने का कार्यक्रम था। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बताया था कि आज इनका समापन है, तो इन्होंने मुझे चीफ गेस्ट के रूप में इन्वाइट किया। इन 32 लोगों ने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया और ये विभिन्न जनपदों से आए हैं। अब अपने जनपदों में वापस जाएंगे व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए और इनको शुभकामनाएं दी हैं हमने कि अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से करें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, ईमानदारी से लोक सेवक के रूप में कार्य करें। अल्मोड़ा दुग्ध संघ ने मैंगो लस्सी बाजार में उतारी है और दुग्ध दिवस के अवसर पर 1 जून से लस्सी बाजार में उपलब्ध रहेगी। अल्मोड़ा दुग्ध संघ के अध्यक्ष नीमा देवी और जीएम राजेश मेहता ने पताल देवी स्थित कार्यालय में मैंगो लस्सी लॉन्च किया और दुग्ध संघ के अध्यक्ष ने यह भी बताया कि जिसको देखते हुए संघ ने अंचल की लस्सी बाजार में उतारने का फैसला लिया है और साथ ही बताया कि दुग्ध दिवस के अवसर पर बाजार में मैंगो लस्सी बाजार में उतारी जा रही है और पहले दिन 250 लस्सी की डिमांड बाजार में आई है और अभी अल्मोड़ा, रानीखेत और बागेश्वर से भी जो है लस्सी की डिमांड आनी बाकी है। हमने मैंगो फ्लेवर वाली लस्सी लॉन्च कर रखी है। 1 तारीख से मार्केट में उतारेंगे और ये मार्केट से मांग थी, लोगों की मांग थी कि लस्सी के लिए, इसलिए मुझे आशा है कि लस्सी लोगों को पसंद आएगी और इसमें दूध वालों को भी फायदा होगा और जनता को अच्छी लगेगी तो हम और ज्यादा बनाएंगे।
एक दिन पूर्व हुई महिला की हत्या का खुलासा करते हुए काशीपुर एसपी प्रताप सिंह ने बताया कि हत्या के मामले में पुलिस ने ग्राम कनौरा के एक आरोपी को गिरफ्तार किया और पुलिस को आरोपी के पास से घटना में प्रयोग किया गया सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि एक दिन पूर्व ग्राम कनौरी निवासी महिला सावित्री देवी का शव खेत में पड़ा मिला था। शव मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मौके पर डॉग स्क्वाड एवं फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी पहुंच गई थी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पाई है। वहीं शक के आधार पर पुलिस ने सुल्तानपुर पट्टी निवासी से शिवनगर में रहने वाले नूर हसन को गिरफ्तार कर लिया है। जारी करने में ही एक आया कि एक नन्हे नाम का व्यक्ति है जो कि राजगीर मिस्त्री का काम करता है। ये महिला 10-12 सालों से उसके संपर्क में थी और ये दोनों एक दूसरे के साथ ही काम करते थे। कुछ दिनों से ये महिला उस व्यक्ति को अवॉइड करने लगी थी और उससे लगातार जो संपर्क रखना चाहता था, अपने साथी लेकर के जाना चाहता था, तो वो उसको अवॉइड करती थी। घटना के दिन भी यह व्यक्ति उसको लेकर के फोर्स कर रहा था जाने के लिए। महिला मना कर रही थी, जिसमें दोनों की लड़ाई हुई थी, जिससे कि आवेश में आकर के इस नन्हे नाम के व्यक्ति ने उस महिला पे हमला किया था, जिससे इसके हाथ में जो हार्ड ऑब्जेक्ट था, एक चाबीनुमा चीज थी, जिससे कि इसके सिर में चोट आई, थोड़ा सा ब्लड निकला था। उसके बाद से फिर ये लोग वहां से डिस्पर्स हुए थे। फिर कुछ देर बाद ये एक दूसरे के साथ इकट्ठे हुए। उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। बता दें कि आज से उत्तराखंड में 23 नदियों के किनारे हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के दूसरे चरण में उत्तराखंड की 23 नदियों के किनारे वन विभाग की जमीन और ग्राम सभाओं की जमीन पर पिछले 15 सालों से अवैध कब्जे हुए हैं, जिसको लेकर अब सरकार पूरी तरीके से सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रही है। इसी बीच प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिसकी शुरुआत पुचवा दुन से हो चुकी है। और साथ ही आपको बता दो कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के दूसरे चरण में नदियों के किनारे हुए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा रही है। सरकार लगातार अवैध अतिक्रमण हटाने की बात कर रही है, लेकिन जहां हम अवैध अतिक्रमण की बात करें तो खुद देहरादून में इतना अवैध अतिक्रमण है नदियों के किनारे कि वो हटना मुश्किल है। तो कैसे हटाएगी? देखिए, कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है, केवल आपकी मंशा होनी चाहिए। और हमारी सरकार लगातार, चाहे नदियों के किनारे हो, सड़कों के किनारे हो, जंगलों में हो, अतिक्रमण कहीं पर भी हो, पुष्कर संघ धामी जी ने ठाना है इस प्रदेश से अतिक्रमण हटा। केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। वहीं दूसरी ओर आज से प्रदेश भर में महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की जा रही है। प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है और आज से सभी लोकसभा में कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया प्रभारी आम जनता से संवाद करने का काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 30 मई से कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले 30 तारीख तक प्रदेश भर में तमाम सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और हैं, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे ऐसे लोग भी बुलाओ, ठीक है। और देखिए, बहुत शानदार शुरुआत है और आज 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक प्रत्येक लोकसभा में हमारा सोशल मीडिया का वॉलंटियर्स का मीट है। सुबह मीडिया के साथ प्रेस है, प्रेस वार्ता के बाद सोशल मीडिया के साथ जो भी केंद्रीय मंत्री होंगे, हमारे सांसद होंगे और स्थानीय हमारे नेतागण हैं, उनका जो है सबके साथ संवाद है। और आपने देखा प्रदेश का हमारा कार्यक्रम बहुत सफल रहा, जो 29 तारीख को था, आप सबके कारण बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। और लोकसभा स्तर पर भी हमारा ये कार्यक्रम सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा सफल रहने वाला है। और प्रत्येक जो है 4 दिन बाद, 5 दिन बाद की एक अभियान है। अभी ये सोशल मीडिया का अभियान है 1 से 5 तक, फिर अन्य अभियान है। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ का अनशन तीसरे दिन भी जारी है और इस दौरान सहायक अभियंता शिवराज लोधियान ने भी चेताया है और जल्द ही सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो वह प्रदेशव्यापी उग्र आंदोलन करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अनुमेय करने वाले एवं समूह के अभियंताओं के कार्य अनुरक्षण भत्ता, कनिष्ठ अभियंता ऊपर सहायक अभियंता को मोटरसाइकिल, स्कूटर भत्ते की दरों को पूरा निरीक्षण करने का और अन्य विभागों की भांति तीनों ऊर्जा निगमों में कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं का अनुग्रह वेतन बढ़ाया जाए। करीब 15-16 अभियांत्रिकी विभाग, उनका एक एकीकृत परिसंघ है। पिछले 2015 में
हम लोगों की एक मांग थी कि जो वर्ष 2004 के बाद जो यहाँ पर नवनियुक्त साथी कनिष्ठ अभियंता साथी हमारे लोक सेवा आयोग के तहत यहाँ पे जिनकी नियुक्ति पाई गई और उसमें स्पष्ट आदेश था कि 10 साल के बाद इसकी प्रथम एसीपी के रूप में इनको 5400 का ग्रेड पे दिया जाना चाहिए, जिसमें हमारे माननीय तत्कालीन जो मुख्य सचिव थे उनके द्वारा सहमति व्यक्त की गई तथा फाइल में लिख दिया गया। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों को लेकर उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने प्रेस वार्ता का बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने यह भी कहा है कि जो 5 दिनों के अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है उसमें अगर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो महिला कांग्रेस और साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने यह भी कहा कि महिला पहलवानों की बात सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो महिला पहलवान है उनके साथ है और अगर सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती, अभी इनको जो इन लोगों ने नरेश सेकेतरी ने जो टाइम दे रखा है, अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी तो महिला कांग्रेस पूरे प्रदेशों में मुख्यमंत्री आवास का घेराव और जो दिल्ली में है प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे, उनसे सवाल करेंगे कि ऐसा क्या है कि जब जो लड़कियां देश के लिए मेडल जीत के ला रही है तब प्रधानमंत्री उसको अपने यहाँ डिनर पे बुला रहे हैं, लेकिन जब वो अपने ऊपर एक शोषण का आरोप लगाती है तब आप उस पर कोई केस नहीं करते हैं। देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। दरअसल धर्मपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने स्मार्ट सिटी के कार्यों पर नाराजगी व्यक्त की है और विधायक ने यह भी कहा है कि वह स्मार्ट सिटी के कार्यों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। सब स्मार्ट सिटी के तहत ही सहारनपुर चौक से लेकर भंडारी बाग तक वही नाले को निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए टेंडर भी ले चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि विधायक विनोद चमोली ने यह भी कहा कि स्मार्ट सिटी ने जो नाश शहर का हमारा है वो उनकी विधानसभा में नहीं कर पाएंगे और उन्होंने इसके लिए साफ इनकार कर दिया है। और उसी क्रम में इन्होंने अभी सहारनपुर चौक से लेके भंडारी बाग की तरफ में एक नाले का टेंडर किया है, लेकिन वो आधा अधूरा है क्योंकि उसका टेल एंड नहीं बना रहे हैं। जब भी मेरी जानकारी में है ना, मैंने उसका उद्घाटन कैंसिल करा दिया और मैंने बाकायदा स्टैंड ले रखा कि जब तक उसको टेल एंड तक ठीक नहीं करेंगे मैं उस कार्य को प्रारंभ नहीं होने दूंगा। शहर में जो नाश इन्होंने मारा है मेरी विधानसभा में नहीं मार सकते, ये तय है, मैं इनको करने नहीं दूंगा। तो उस पर भी प्रस्ताव बन रहा है, जब तो प्रस्ताव बन जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा उसका, उसके बाद ही वो नाला बन पाएगा। ये मेरा स्टैंड है, मैं उस पर आगे काम कर रहा हूँ। देखिए, ड्रेनेज सिस्टम का जहाँ तक सवाल है और अभी भंडारी चौक से लेकर के और सहारनपुर चौक तक उसको बनना है, उसका टेंडर भी हो गया है, किंतु आगे का विस्तार जो चमोली जी का कहना है कि आगे का विस्तार भी होना चाहिए। इस विषय के अधिकारियों से बातचीत हुई और मुझे लगता है कि तुरंत इसका निस्तारण भी कर लिया जाएगा, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम होना बहुत जरूरी है। बड़ी मुश्किल से अभी ड्रेनेज का काम प्रारंभ हो भी गया है, अभी प्रिंस चौक तक के काम सारे चालू हो गए हैं, उससे आगे का भी शुरू होना था, उसका टेंडर भी हो गया है। तो जो माननीय चमोली जी का कहना भी ठीक है कि अगर यहाँ से हम ड्रेनेज सिस्टम ठीक कर देते हैं, आगे उसका विस्तार कैसे जाएगा, आगे पानी कैसे जाएगा, सबसे पहले उसकी भी चिंता हमको करनी। इसी बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ, जो कि सीएम सुरक्षा में तैनात कमांडो ने की है आत्महत्या। आपको बता दें कि छुट्टी न मिलने के चलते वह आत्महत्या करना बताया जा रहा है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। परिवार में भागवत कथा होने पर मांग रहा था प्रमोद रावत छुट्टी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे, जो कि कमांडो ने की है आत्महत्या। और आपको बता दें आत्महत्या का मामला जो है वो छुट्टी लेने का बताया जा रहा है। सीएम की सुरक्षा में था ये तैनात और घर जाने के लिए मांग रहा था छुट्टी, और छुट्टी ना मिलने पर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सीएम की सुरक्षा में तैनात जवान जो है वो छुट्टी ना मिलने की वजह से आत्महत्या किया है और घर जाने के लिए छुट्टी मांग रहा था, और जो छुट्टी नहीं मिली इसके लिए उसने आत्महत्या कर ली कमांडो ने। आपको बता दें कि सीएम की सुरक्षा में तैनात था कमांडो। आपको बता दें कि छुट्टी ना मिलने के चलते जो है आत्महत्या की है। ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है, जो कि घर जाने के लिए छुट्टी मांग रहा था कमांडो, और कमांडो को छुट्टी नहीं मिली, जिस वजह से आत्महत्या करने का मामला सामने आ रहा है सूत्रों के हवाले से।
थाना देवप्रयाग क्षेत्र के अंतर्गत 3 धारा के पास वहीं एक ट्रक और बोलेरो कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई और घटना में बोलेरो कार सवार 6 लोगों को घायल अवस्था में देवप्रयाग अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 युवकों को डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों का इलाज देवप्रयाग अस्पताल में चल रहा है। देवप्रयाग थाने में इंस्पेक्टर देवराज शर्मा ने बताया कि घटना के जिससे हुई थी प्रथम दृष्टया ओवरटेक करने के चक्कर में आमने सामने टक्कर होने से अंदाजा लगाया जा रहा है। घायलों की स्थिति सामान्य होने के बाद उसने पूछताछ की जाएगी और फिलहाल दोनों वाहन पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं और सभी घायल पीलीभीत के रहने वाले हैं जो दिहाड़ी मजदूरी का काम करने श्रीनगर जा रहे थे। आपको बता दें कि गैस सिलेंडर में वही रेगुलेटर लगाते समय चूल्हे की आग ने संपर्क में आने से सिलेंडर में आग लग गई और आग बुझाने के प्रयास में 3 महिलाओं सहित 6 लोग घायल हो गए और मामला ग्राम डूंगरपुरी का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि अचानक सिलेंडर से गैस लीक हो गया और इसी बीच घर के बरामदे में चल रही लकड़ी के चूल्हे से आग फैल गई और सिलेंडर ने भी आग पकड़ ली और सिलेंडर में लगी आग बुझाने के प्रयास में रामपाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसमें परिवार के 3 महिलाएं समेत 6 लोग घायल हो गए हैं। अच्छा, तो वो खाना बनाने के टाइम ना आज वो परसों बच्चों से लगानी, मैंने उसका जैसे ढक्कन खोला वैसे ही पता नहीं क्या हिसाब है, गैस अपने आप ही ऊपर को सूख गई ना, पूरे घर में आग से। तो आग कैसे लगी? गैस ढक्कन खोलने से या दूसरा कोई चूल्हा जल रहा था? ढक्कन ही खोला, दूसरा कोई चूल्हा जल रहा था उससे लगी या अपने आप ही लग गई? नहीं, बराबर में रोटी बन रही थी, दूसरे सिलेंडर से आग पकड़ ली। कितने लोग आग से झुलस गए? 7 लोग। तो क्या क्या नाम है? नाम राजपाल और क्या कहें, नीरज और रिंका, रोहित। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।